ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे इट्स अवर टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी। बेटा इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड कर दी है। होप सो आपने वो स्टडी की होगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आज आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ मनी एंड वो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कि मनी के अंदर इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कैसे होती है और कितने टाइप्स की मनी है, फॉर्म्स ऑफ मनी। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फर्स्ट इज़ फिएट मनी, फिडोशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इसका मीनिंग देखेंगे कि फिएट मनी क्या होती है। देखो, फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिएट मनी वो मनी है जो एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा जो लीगली रूप से इकोनॉमी में क्या की जाती है, इशू की जाती है। जैसे आरबीआई जो करेंसी इशू करती है वो लीगली अथॉरिटी द्वारा इशू की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, एक ऑर्डर द्वारा इशू की जाती है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फिएट मनी। फिएट मनी वो मनी है जो एक इशू की जाती है एक ऑर्डर के द्वारा, लीगली अथॉरिटी के द्वारा, लीगली इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जैसे आरबीआई, इट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर इंडिया। तो उसके द्वारा जो करेंसी इशू की जाती है वो फिएट मनी होती है और इकोनॉमी के अंदर इसे कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। और इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा आप गुड्स एंड सर्विस को मनी दे के क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। और फिएट मनी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इशू की जाती है एक ऑर्डर के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, और इट इज़ अ लीगली बाउंड, सबके लिए लीगली बाउंड है। उसे एक्सेप्ट करना, इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फिएट मनी। तो फिएट मनी के अंदर क्या क्या आते हैं, नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, जो पीपल, जो लोग इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर लोग यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ कॉल्ड एज ए फिएट मनी। अगली होती है फिडोशरी मनी। फिडोशरी मनी वो मनी है विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसे आप एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए, पेयर और पे। जो पे कर रहा है फिडोशरी मनी और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों उस पर क्या करें, ट्रस्ट करें। इट इज़ कॉल्ड एज ए फिडोशरी मनी। देखो, इट इज़ ए नॉट ए लीगली बाउंड। देखो, लीगली बाउंड तो नहीं है कि इसे आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल क्या है, ये पास हो चुकी है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा बिल्कुल क्या है, एक्सेप्टेबल है। मतलब फिडोशरी मनी वो मनी है जिसके द्वारा आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज तो कर सकते हो, और एक्सेप्ट करने वाला और पे करने वाला दोनों को उस पर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और ये बिल्कुल लीगली होती है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो इसे जब मर्जी से आप कैश में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फिडोशरी मनी। लेकिन लीगली बाउंड नहीं है कि सामने वालों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल चेक्स, चेक आर फिडोशरी मनी, दीज आर एक्सेप्ट। लोग चेक से पेमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि चेक पे सभी का क्या होता है, ट्रस्ट होता है। अब चेक पे सभी का ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1989 के अंदर चेक्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप चेक को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन बाउंड नहीं है कि आपको चेक लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कोई गुड्स सेल करता हूँ और सामने वाला मुझे क्या चेक देता है, तो मुझे कहता हूँ भाई मैं चेक नहीं ले सकता, तो वो मुझे लीगली बाउंड नहीं कर सकता कि आपको चेक लेना ही है, लेना ही है। मैं उसे लेने से मना भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे चेक पे ट्रस्ट है तो मैं उसको ईजिली एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और मुझे चेक पे बिल्कुल ट्रस्ट है, क्योंकि चेक भी क्या एक तरह से लीगली एक्सेप्टेबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। तो चेक, इट इज़ कॉल्ड एज ए फिडोशरी मनी। तो चेक क्या है, फिडोशरी मनी है, जिसके द्वारा भी आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि चेक से ही आपने ट्रांजेक्शन करनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, चेक सिर्फ एक ट्रस्ट है जिस पे दोनों क्या करते हैं, पे करने वाला और पे दोनों क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। लेकिन लीगली बाउंड नहीं है, सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप चेक एक्सेप्ट करना ही करना, आप कैश में भी ले सकते हो। इट इज़ कॉल्ड एज ए फिडोशरी मनी। अगली होती है फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value and when these are issued। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें कॉइन की वैल्यू, जो कॉइन की वैल्यू है या मनी की वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू दोनों के आपस में इक्वल है। फॉर एग्जांपल, मान लो 1 रुपये का कॉइन आता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब वो जो 1 रुपये का कॉइन था, जो जिस मेटल में बनता था वो मेटल सिल्वर का था। अब सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा है 1 रुपये से, लेकिन कमोडिटी वैल्यू का मतलब
फुल बॉडीड मनी वैल्यू का मतलब ये है कि जो 1 रुपये की वैल्यू है, चाहे वो सिल्वर में हो चाहे वो गोल्ड में, उसकी वैल्यू 1 रुपये ही होगी। ये नहीं कि अगर वो सिल्वर में है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, उसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर, कि एक जो रुपी का कॉइन है ब्रिटिश पीरियड में वो किसका बना है, सिल्वर का बना था 1 रुपये का कॉइन, लेकिन उसकी कमोडिटी वैल्यू जो कॉइन की थी वो इक्वल थी मनी वैल्यू के, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए फुल बॉडीड मनी। अब देखो सिल्वर की वैल्यू तो 1 रुपये से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर पे जो 1 रुपये की मनी वैल्यू है वो इसके इक्वल है। मतलब चाहे आप 1 रुपये का कॉइन आप सिल्वर में लेके जा रहे हो तो वो सिल्वर में नहीं चलेगा, वो 1 रुपये में ही चलेगा, क्योंकि उसकी जो कमोडिटी वैल्यू वो मनी वैल्यू को क्या है, इक्वल है। इट इज़ कॉल्ड एज ए फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती है, इक्वल होती हैं। मान लो 1 रुपये का कॉइन जो है गोल्ड के मेटल में बनता, अब गोल्ड की वैल्यू तो 1 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन फुल बॉडीड मनी के अंदर आप चाहे वो गोल्ड में बने चाहे वो सिल्वर में बने उसकी वैल्यू 1 रुपये ही होगी मार्केट के अंदर। इट इज़ कॉल्ड एज ए फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी इज डैट मनी इज द कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इट इज इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या होती है, इज इट इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है। इट इज कॉल्ड एज ए फुल बॉडीड मनी। अगली है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू डैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी वो वैल्यू जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। फिर से वो एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब 1 रुपये का कॉइन है, अब वो सिल्वर पे मेटल में बना, सिल्वर मेटल बना, ऑफ कोर्स सी बात है कि सिल्वर मेटल की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये मनी वैल्यू से। देखो 1 रुपये क्या है, मनी वैल्यू, और जिस पे वो बना है मेटल पे वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है। सिल्वर पे बना तो उसकी कमोडिटी वैल्यू सिल्वर की होगी और मनी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपीज़, 1 रुपये का कॉइन है। लेकिन क्रेडिट मनी के अंदर जो मनी वैल्यू वो ज़्यादा होती है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। अब 1 रुपये कॉइन है, सिल्वर कॉइन पे बना है, अब सिल्वर कॉइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, लेकिन क्रेडिट मनी में ऐसा नहीं है। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, कमोडिटी वैल्यू से। अदरवाइज तो लोग क्या करेंगे, सिल्वर का कॉइन अगर सिल्वर के मेटल पे बना है 1 रुपये का कॉइन तो लोग सिल्वर बेचना शुरू कर देंगे, अब उसको ज़्यादा रुपीज़ में बेचना शुरू कर देंगे। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू डैट मनी विच इज़ मनी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द कमोडिटी वैल्यू। इसका कहने का मतलब है कि अगर 1 रुपये का कॉइन सिल्वर मेटल में बने चाहे गोल्ड कॉइन पे बने तो 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, गोल्ड और सिल्वर मेटल से। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए क्रेडिट मनी। उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट मनी या डैट मनी विच इज़ मनी वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द कमोडिटी वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप 1 रुपये का कॉइन चाहे आप सिल्वर पे बनाओ चाहे वो मेटल पे बनाओ, 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, सिल्वर मेटल से। मतलब इसकी कमोडिटी वैल्यू से 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब वो 1 रुपये में चलेगा, चाहे उसकी कमोडिटी वैल्यू 1000 हो 10,000 हो, मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 रुपये के कॉइन में ही चलेगा, चाहे उसने आपने गोल्ड में बनाया हो चाहे सिल्वर में बनाया हो। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए क्रेडिट मनी। मतलब मनी वैल्यू इट इज़ ग्रेटर दैन कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी है जिस मेटल पे बना, और मनी वैल्यू कितने रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन है तो 1 रुपये क्या है, उसकी मनी वैल्यू है जो मार्केट में चलेगा, और कमोडिटी जिस मेटल पे वो बना है उस मेटल की वैल्यू वो कमोडिटी वैल्यू होती है। तो फुल बॉडीड मनी मतलब मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, और क्रेडिट मनी मतलब मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन होता है सप्लाई ऑफ मनी, कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कौन करता है। देखो पहले तो सप्लाई ऑफ मनी, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज आपके पास मनी पड़ी है, अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई करते कौन है, तो पीपल, लोग ही करते हैं। मान लो आज मैं टीचर हूँ, मेरे पास 10,000 रुपीज़ सैलरी आए, वो 10,000 रुपीज़ से मैंने आगे कपड़े खरीदे, तो मेरी मनी किसके पास सप्लाई होगी, कपड़े वाले के पास सप्लाई होगी। अब कपड़े वाले ने उससे आगे डॉक्टर को दे, डॉक्टर के पास सप्लाई होगी। मतलब लोग ही इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं। लोगों के पास करेंसी का स्टॉक होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और उसी स्टॉक से वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं और अपने नीड वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो सही में देखो तो सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। मतलब स्टॉक में से हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और स्टॉक किसके पास होता है, इट रेफर टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। लोगों के पास होता है कंट्री में एट द पॉइंट ऑफ मनी। लोग ही उसी स्टॉक में से क्या करते हैं, करेंसी की सप्लाई करते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई ऑफ मनी में क्या नहीं आता, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द, जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक पड़ा है मनी का वो नहीं आएगा। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ, जो बैंक के पास पड़ा है वो भी नहीं आएगा, और जो गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम के पास पड़ा है वो नहीं आएगा। जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा है और उसमें से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए सप्लाई ऑफ मनी। अगर वैसे देखूँ तो सप्लाई ऑफ मनी मेन इकोनॉमी के अंदर कौन करता है, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। लेकिन स्टॉक की बात करें द स्टॉक ऑफ ए मनी वो हमेशा किसके पास रहता है, सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। वो
मतलब जो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी के पास पड़ा है वो सप्लाई ऑफ मनी कंट्री में ट्रीट नहीं होगा। सप्लाई तो देखें तो लोग ही एक दूसरे को करते हैं, जो बैंक के पास पड़ा है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है स्टॉक, वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। सप्लाई में देखें तो लोग ही एक दूसरे को क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन जो मनी का स्टॉक गवर्नमेंट के पास पड़ा है, बैंक का स्टॉक बैंक के पास पड़ा है, उसे आप सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सप्लाई ऑफ मनी लोगों के पास पड़ी है, हेल्ड बाय द पीपल एट द पॉइंट ऑफ मनी, स्टॉक पड़ा है मनी का, उसी में से सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर, जो इट इज कॉल्ड एज ए सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर। इकोनॉमी के अंदर मनी के प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर कौन है, मनी इशू कौन करता है और एक्चुअल मनी की सप्लाई होती कहाँ से है इकोनॉमी के अंदर। तो एक्चुअल मनी की सप्लाई करता है कमर्शियल बैंक्स, और नोट इशू कौन करता है, नोट इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं बाहर से आरबीआई नोट इशू करता है और कमर्शियल बैंक क्या करता है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करता है। गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, ये सब प्रोड्यूसर है, मतलब मेन सप्लाई यहाँ से आती है। फिर बैंक, जैसे अब नोटबंदी मोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने अपनी करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करवाई थी, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कराया, मतलब मेन सप्लायर तो कमर्शियल बैंक। उसके बाद लोगों के पास पैसा आ गया, फिर लोगों ने एक दूसरे को मनी की क्या की, सप्लाई की, गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शन करके। लेकिन अगर मैं मेन प्रोड्यूसर की बात करूँ तो गवर्नमेंट और हमारा बैंकिंग सिस्टम है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। इट इज़ द मेन सप्लायर ऑफ द मनी। मतलब मेन सप्लायर कौन है मनी के, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक आर द सप्लायर एंड द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट आर द इशूअर टू द करेंसी। ये करेंसी इकोनॉमी में क्या करते हैं, इशू करते हैं, और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इट इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ए मनी इन द इकोनॉमी। अब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई ने सिर्फ नोट प्रिंट किए थे, इशू किए थे, लेकिन सप्लाई किसने किया था, कमर्शियल बैंक ने। अपने डीमोनेटाइजेशन में करेंसी कहाँ से एक्सचेंज की थी, कमर्शियल बैंक से एक्सचेंज की थी। फिर करेंसी आ गई हमारे पास, पीपल के पास करेंसी आ गई, स्टॉक आ गया, फिर उसी स्टॉक से लोगों ने क्या किया, इकोनॉमी के अंदर करेंसी एक्सचेंज की। तो मेन सप्लायर कमर्शियल बैंक होता है और मेन इशूअर कौन होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। तो इट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी। तो लिख रखा हु सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी, तो द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, कमर्शियल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है कंट्री के, कमर्शियल बैंक्स हैं और जो गवर्नमेंट है, इट इज़ द मेन सप्लायर ऑफ द मनी इन द कंट्री। मतलब मनी की मेन सप्लाई कौन करते हैं इकोनॉमी के अंदर, सेंट्रल बैंक, आरबीआई नोट इशू करता है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, सप्लाई करता है। तो आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ द मनी। मतलब मेन प्रिंसिपल सप्लायर कौन है, आरबीआई करेंसी इशू करता है और इशू करने के बाद कमर्शियल बैंक उसे क्या करता है, मनी की सप्लाई करता है, कहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर। और कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सप्लाई करता है। नोट इशू कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो मेन नोट इशू है वो कौन करता है, आरबीआई, और जो सप्लाई है वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड एज बैंक मनी। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में देखिए कमर्शियल बैंक कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई करता है। अभी मैंने कहा था मनी की सप्लाई लोग करते हैं, लेकिन लोगों तक आरबीआई, लोगों तक देखो आरबीआई पैसा किसको देता है, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक लोगों तक पैसा कैसे पहुँचाता है और फिर लोग उसको मनी के अंदर कैसे सप्लाई, लोग उसको इकोनॉमी के अंदर मनी की कैसे सप्लाई करते हैं, वो आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर चैप्टर वाले के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब मनी क्रिएट कमर्शियल बैंक करते हैं इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास पैसा होता है, फिर लोग उस मनी को क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। मतलब मेन सप्लायर मनी का कौन है, आरबीआई। उसके बाद कमर्शियल बैंक उस मनी को क्या करता है, सप्लाई करता है लोगों तक, फिर लोग उस मनी को क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस ट्रांजैक्शंस करके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के द्वारा। तो हु सप्लाई, मतलब आरबीआई इज द मेन सप्लायर, आरबीआई द इशू करेंसी। आरबीआई क्या करता है, करेंसी इशू करता है, कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करता है, प्रिंट नहीं करता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ मनी की क्या करता है, सप्लाई करता है। और जो गवर्नमेंट है वो कॉइन्स इशू करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कॉइन्स इशू करती है। इट इज़ द सप्लायर ऑफ मनी। ये सब क्या है, सप्लायर ऑफ मनी है। तो इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मनी। फिर मैंने कुछ एक आपको हाई पावर्ड मनी के बारे में बताया था। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी का मतलब सम टोटल ऑफ, जो लोगों के पास पैसा पड़ा है, वॉलेट कैश, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा पड़ा है, जो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है आरबीआई का, तो वो क्या होती है, हाई पावर्ड मनी होती है। मतलब कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक का पैसा पड़ा है, या आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है कमर्शियल बैंक का है, कमर्शियल बैंक के पास वॉलेट कैश के रूप में पैसा पड़ा है, या लोगों के पास करेंसी पड़ी है, इट इज़ हाई पावर्ड मनी। ये सब हाई पावर्ड मनी है। देखो मनी सप्लाई मेन लोगों के द्वारा जो पैसा पड़ा है उसी से सप्लाई। जैसे अब
लॉकडाउन हुआ, अब लोग ही क्या कर रहे हैं, मनी की सप्लाई कर रहे हैं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर क्या कर रहे हैं, लोग सामान खरीदते हैं, फिर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर क्या जाता है, मनी जाती है, सप्लाई होती है। तो जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा है उसी स्टॉक से इकोनॉमी के अंदर मनी की क्या होती है, सप्लाई होती है। तो इट इज़ कॉल्ड एज द हाई पावर्ड मनी। तो इट इज़ द ओवरऑल अबाउट द मनी चैप्टर। मैंने मनी चैप्टर के बारे में आपको ओवरऑल बताया कि सप्लाई कौन करता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। इसके रिगार्डिंग मैंने PDF फाइल भी आपको सेंड की है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।